तो अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की समझदारी के बारे में। श्रीलंका का तो हमने देख लिया, अब बेल्जियम का देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया। ठीक है, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, यानी कि जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया श्रीलंका से अलग। ठीक है, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। ठीक है, मतलब कि जो बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने जो क्षेत्र है, क्षेत्रों में अंतर है और जो संस्कृति विविधता है कि रीजनल डिफरेंसेस, यानी कि जो क्षेत्रीय विविधता है ना, एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, यानी कि जो कल्चर है उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रहते हैं, तो इसको उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। सबको एक दूसरे पे थोपा नहीं, यानी जो अलग अलग क्षेत्र है उनको उनकी स्वायत्ता है ना, और जिनका कल्चर है उनको उनके कल्चर की स्वीकार करना कि हाँ आपका कल्चर, इसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, आपका क्षेत्र है, आपका एरिया है, आपकी लैंग्वेज, इसको हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट है ये समझ लीजिए, ये श्रीलंका अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने जो सिन्हाला थे 74% उसको उन्होंने थोप दिया था, बाकी जो 26% बचे थे यानी कि माइनॉरिटी में थे तमिलियंस। ठीक है, तो बेल्जियम के जो नेता थे इन्होंने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। इन्होंने क्या किया कि जो क्षेत्रीय अंतर था क्षेत्रों में उसको, और जो कल्चर में जो डाइवर्सिटीज़ थी उसको भी एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ठीक है, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। मतलब कि 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम की जो सरकार यानी कि वहाँ के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, अपने संविधान में, अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, अमेंडमेंट किया। ठीक है, कितनी बार किया, अमेंडमेंट किया, 4 टाइम अमेंडमेंट, यानी कि 4 बार उन्होंने अमेंडमेंट किया। किस लिए किया, देखिए संविधान में 4 बार संशोधन इसलिए किया कि देश में जो रहने वाले है ना, कोई भी आदमी हो उसको बेगानापन न लगे सरकार से, है ना, किसी भी सरकार से उसको ये, मतलब अगर वो 1% की भी आबादी है तो उसको ये लगे कि ये जो देश की सरकार है ये मेरी सरकार है। ठीक है, और इसके उल्टा क्या हो रहा था, श्रीलंका में हो रहा था, उन्होंने 74% को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था और 26% को इग्नोर किया था, तो उनको बेगानेपन जैसा फील होता था सरकार से। तो इन्होंने उसको उलट किया, अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया है, 1970 से 1993 के बीच में 4 बार संशोधन किया है। और इस संशोधन का उनका जो मुख्य कारण था कि देश के जो लोग हैं वो कोई भी हो, वो एक आदमी ही क्यों ना हो, उसको सरकार से या अपने इस देश में बेगानेपन वाली फीलिंग या एहसास ना हो। ठीक है, और जो है सभी मिलजुल कर रह सके। ठीक है, विद इन द सेम कंट्री। ठीक है, अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, यानी सब मिलजुल कर रह सके विद इन द सेम कंट्री, यानी कि एक देश में सब लोग मिलजुल के अच्छे से रह सके। ठीक है, आगे देखते हैं, द अरेंजमेंट they work out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model। यानी कि ये जो व्यवस्था थी इन लोगों की, ठीक है, उन्होंने जो मतलब इसके लिए जो व्यवस्था बनाई थी वो बहुत ही कल्पनाशील, मतलब कि एकदम क्या कहते हैं कि एकदम विचित्र कहते हैं, अलग था, और देश ऐसा नहीं कर पाया। मतलब जिससे और जैसा बेल्जियम ने किया कि जो जो अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं और जिनकी मान्यताएं अलग है, तो सबको रिस्पेक्ट दिया, ऐसा कोई और देश नहीं कर पाया। बेल्जियम का जो मॉडल है, जैसे उसके देखिए, अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, हेयर आर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। नीचे हम देखते हैं कि बेल्जियम मॉडल का जो कुछ एलिमेंट क्या है, यानी कि कुछ विशेषताएं, इनके बारे में कुछ जानकारी हम देखते हैं कि बेल्जियन मॉडल है क्या। ठीक है, उससे पहले आप देखिए कॉर्नर पे पिंक कलर में कुछ लिखा हुआ है, उस पर एक बार फोकस करिए, क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा है व्हाट्स रॉन्ग इफ़ द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स, यानी कि इसका कहना है कि इसमें क्या गलत है
इसमें क्या गलत है कि अगर कोई मेजॉरिटी लोग हैं किसी देश में वो शासन करे। इस सिन्हाला डोंट रूल इन श्रीलंका, अगर सिन्हाला लोग जो कि 74% लोग हैं वो श्रीलंका में रूल नहीं करेंगे, वेयर एल्स विल दे रूल, तो उसके अलावा और कौन है जो रूल करेगा, शासन करेगा। मतलब ये इस मतलब एक इंसान की अपनी सोच है। ठीक है, नीचे देखिए दिया हुआ है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या है उसके बारे में बताया, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिशन ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट हैपन्स लाइक अ वॉर। यानी कि किसी भी मुल्क में सरकार के जो विरोध में जो ग्रुप्स हैं ना, है ना, उनकी हिंसक लड़ाई हो और वो लड़ाई इस तरह से रूप ले लेगा ऐसा लगे कि वॉर हो रहा है, युद्ध जैसा लग रहा है, तो समझ लीजिए उसी को गृह युद्ध कहते हैं। यानी किसी भी देश में सरकार विरोधी लोग अगर उनको जो विरोध कर रहे हैं उनके आपस में हिंसक लड़ाइयाँ होने लगे किसी दूसरी कम्युनिटी से, दूसरी ग्रुप से, और दूर से देखने में ऐसा लगे जैसा वॉर की तरह ये लोग लड़ रहे हैं, तो इसी को कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, आइए अब बेल्जियन मॉडल का हम लोग कुछ एलिमेंट या कुछ विशेषताएँ देखते हैं। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो कि संविधान में इन्होंने क्या किया, संविधान में इस बात को स्पष्ट कर दिया, लिख दिया कि जो केंद्र सरकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले सभी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, बराबर रहेगी। क्योंकि कोई भी जो पास होता है बिल वो मेजॉरिटी के बेस पर पास होता है कि अगर संसद में 50 सांसद हैं तो 26 की मेजॉरिटी अगर एक तरफ पड़ी तो वो बिल पास हो जाता है। तो अगर 59% के जो डच बोलने वाले थे और 40% के जो फ्रेंच बोलने वाले थे, उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर संसद में अगर सांसद बैठेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो 59% बोलने वाले डच वाले, तो कोई भी बिल रहेगा वो पास हो जाएगा। तो इन्होंने कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, समझदारी दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि दोनों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उन्हें मंत्रियों की जो संख्या क्या करी, बराबर रखी। ठीक है, यानी कि जब तक सब मिलकर कोई चीज़ पास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये बेल्जियन मॉडल दिखा रहा है। आगे देखते हैं, सम स्पेशल लॉज require the support of majority of members from each linguistic the distrust between the two communities some special laws require the support of majority of members from each linguistic groups। यानी कि जो कुछ जो विशेष तरह के कानून तभी बन सकते हैं जब, यानी कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर, यानी कोई भी विशेष तरह के कानून तब बन सकते हैं द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी कि कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा के समूह, यानी कि भाषा के लोग या सांसद जो है उनके पक्ष में जो है बहुमत, मतलब मिल के पक्ष में मतलब वोट करेंगे। यानी कि जैसे इसका कहना है कि अगर कोई भी विशेष कानून बनाना होगा तो अगर दोनों के मेंबर बराबर रहेंगे तो जाहिर सी बात है जब मेंबर बराबर हैं तो कभी वो बिल पास होगा नहीं। तो इसका मतलब सबके राय ली जाएगी, सबके क्या से उनकी थिंकिंग है, क्या थॉट्स है, उसके बाद उस पर डिस्कशन वगैरह होने के बाद सब जो मिलकर उस बिल को पास कर सकते हैं। ठीक है, Thus no single community can make decision unilaterally। यानी कि जब संसद में जब दोनों को सांसद बराबर रहेंगे, मिनिस्टर बराबर रहेंगे, ठीक है, तो कोई भी जो समुदाय है एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। और बहुत अच्छी बात है कि नहीं, कि अगर एक तरफा फैसला अगर लिया जाएगा, एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ अगर कोई बिल बना के पास कर लेगी तो उससे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। और इनका मेन जो पर्पस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का है। ठीक है, तो ये था बेल्जियन मॉडल का पहला। और दूसरा देखिए क्या दिया, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ क्या किया उन्होंने, देश के दो क्षेत्रों में, दो इलाकों को जो क्षेत्रीय सरकार होती है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसे,
तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको हवाले कर दिया, उनके सुपुर्द कर दिया। यानी जो राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, मतलब उसके अंडर में नहीं आएंगी। हमारे यहाँ भी जो राज्य सरकारें हैं वो बहुत हद तक केंद्र के अंदर नहीं आती, वो अपना कानून बनाती हैं, अपने काम करती हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सी जो शक्तियाँ थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, यानी देश के 2 क्षेत्रों में। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र राज्य की सरकारें हैं वो सब ऑर्डिनेट यानी कि केंद्र की जो सरकार है इसके अंदर इनके क्या बोलते हैं अधीन नहीं है, मतलब उनको पावर दे दिया है, वो उनको अपना पावर है, अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएंगे, उनसे कुछ पूछेंगे कि नहीं हमको ऐसा करना है नहीं करना है, तो मतलब इतना पावर दे दिया उनको। आगे देखिए, ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ब्रसेल में, क्योंकि ब्रसेल में क्या था 80% जो कि डच बोलने वाले 60% थे, बट ब्रसेल में 20% थे, और फ्रेंच बोलने वाले 40% थे देश में, बट ब्रसेल में 80% थे। तो ब्रसेल में क्या किया, ब्रसेल में अलग तरह का एक सरकार बनाया और दोनों जो समुदायों का समान प्रतिनिधित्व इसमें किया, यानी ब्रसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ब्रसेल में एक अलग तरह का सरकार बना और दोनों कम्युनिटी से क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बराबर के प्रतिनिधित्व वहाँ पे हैं। ठीक है, आगे देखिए, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government, यानी कि जो डच फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने समान प्रतिनिधित्व की इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया, जो फ्रेंच बोलते थे उन्होंने इसको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि जो डच भाषा लोग बोलने वाले थे उन्होंने केंद्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पर भी इक्वल यानी कि बराबरी को स्वीकार कर लिया था। देखिए, डच बोलने वाले 20% थे ब्रसेल में, और ये बोलने वाले फ्रेंच बोलने वाले 80% थे, लेकिन वहाँ पर एक अलग तरह का सरकार बना तो दोनों कम्युनिटी से है तो 20-80, लेकिन दोनों कम्युनिटी से इक्वल मिनिस्टर बने, है ना। ये बात डच बोलने वाले जो कि 80% थे ब्रसेल में क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि पूरे देश में वो 40% ही थे और डच बोलने वाले 60% थे, 59% थे, लेकिन क्योंकि डच भाषा बोलने वाले लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर बराबरी एक्सेप्ट किया तो इन लोगों ने राजधानी ब्रसेल में कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा भी यहाँ एक तीसरे तरह की सरकार भी काम करती है ना। देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, यानी कि जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं वहाँ पे उसके अलावा जो वहाँ पे तीसरे तरह की एक सरकार काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो है इसका जो चुनाव जो होता है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के जो लोग हैं, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो वहाँ पे लैंग्वेज को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट था ना कि फ्रेंच को जर्मन हो या फिर डच हो। तो जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट था, एक स्टेट गवर्नमेंट था, उसके अलावा इन्होंने एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट बनाया जिसको बोलते हैं सामुदायिक सरकार, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, सामुदायिक सरकार। तो इसका जो चुनाव है वो कैसा होता था, तो उस भाषा के लोग वहाँ उसको वोट करते थे, वो उस देश के किसी भी एरिया में रहते हों। अगर डच भाषा बोलने वाले गवर्नमेंट का अगर कोई मेन चुना जा रहा है, उसका इलेक्शन हो रहा है, तो कहीं भी रहता है वो पोल करता था अपने लैंग्वेज के नेता को चुनने के लिए।
अगर फ्रेंच भाषा के लीडर चुना जाए तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाला नोट करता था वो देश के किसी भी कोने में रहे। इसी तरह जर्मन वाला था। तो ये तीसरे तरह की सरकार थी, है ना। ये है बेल्जियन मॉडल। आगे देखिए, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। यानी कि ये जो सामुदायिक सरकार होती है ना, इसका काम क्या था, इस सरकार को संस्कृति यानी कल्चरल, एजुकेशन शिक्षा और लैंग्वेज यानी भाषा जैसे मसले होते थे ना, उसमें फैसला लेने का क्या था, पावर था, अधिकार था इनको। ठीक है, तो तीसरे तरह का लैंग्वेज था, उनके अंडर में क्या क्या काम आता था, कोई भी कल्चरल चीज़, एजुकेशन, लैंग्वेज, इन सब मसलों पर उनको फैसला लेना ये पावर दिया गया था वहाँ पे, मतलब संविधान को संशोधन करके 4 बार। ठीक है, देखिए, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि ये कह रहा है कि आपको बेल्जियम का जो मॉडल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत जटिल लग सकता है। ठीक है, इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, है ना। निश्चित रूप से ये बहुत ही क्या है, मतलब एक तरह से मतलब उलझा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि 3 तरह की गवर्नमेंट है कि नहीं। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क वेल सो फार। लेकिन क्या हुआ कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था है बहुत ही सफल रही, है ना। दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, यानी कि जो अरेंजमेंट, ये व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह सफल रही। ठीक है, दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। यानी कि इससे क्या हुआ कि देश में जो सिविल वॉर, गृह युद्ध की जो आशंका था उस पर विराम लग गया, है कि नहीं। वरना जो क्या होता है, गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम के मतलब बेल्जियम जो है भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ सकता था, क्योंकि एक तरफ डच थे, एक तरफ बोलने वाले फ्रेंच थे। तो इससे क्या हुआ, भले ही बहुत ही मतलब उलझा हुआ एक जटिल प्रक्रिया है, 3 तरह की सरकार है, सेंट्रल है, स्टेट है, उसके बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है। भले हमको देखने में भी ये बहुत अजीब सा लग सकता है और वहाँ के लोगों के लिए भी ये सरकारें इस तरह के बहुत अजीब है, लेकिन ये चीज़ जो है वहाँ पे बेल्जियम में बहुत सफल रही। और इससे क्या हुआ कि जो आपस में लड़ने का खतरा ये भी ख़त्म हो गया, गृह युद्ध का खतरा भी ख़त्म हो गया। ठीक है, किस बेस पर, भाषा के बेस पर, वरना ये भाषा के बेस पर बेल्जियम के 2 टुकड़े हो जाते, 40% और 59% में। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. Brussels was chosen as its headquarters। यानी कि जब जो है अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर एक यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ बनाने का जो फैसला किया, तो क्या किया, जो राजधानी ब्रसल है बेल्जियम का, उसी को अपना मुख्यालय चुना, हेडक्वार्टर चुना। किस बेस पर, शांति के बेस पर। इसीलिए कहते हैं कि जिस देश में शांति रहेगी वहाँ पे लोग उनका फेवरेट, कोई भी काम करने के लिए वो देश उनके लिए फेवरेट होगा, अगर सारी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं तो, है कि नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे पिंक कलर से क्या लिखा है, सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल। तो आप कह रहे हैं कि पावर को शेयर करने से हम मतलब सत्ता की सरदारी हमें और पावरफुल बनाती है। साउंड्स और लेट मी थिंक, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, मुझे सोचने दीजिए, है ना। ठीक है, मतलब इसका कहना है एक शख्स का, पिंक कलर में लिखा हुआ है कि सत्ता की सरदारी, सो यू आर सेइंग, कि आप कह रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल, यानी पावर को शेयर करने से हम, सत्ता को सरदारी करने से हम और पावरफुल बन सकते हैं। साउंड्स और लेट मी थिंक, मतलब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन मुझे सोचने दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मैंने आपको कल ये बताया था ये चीज़ कि अगर आप किसी को भी इग्नोर करेंगे तो उस घर रहे, वो क्षेत्र रहे, वो देश रहे, वो अपने आप को बेगाना समझने लगते हैं। ठीक है, आइए कुछ नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक एंड मेक क्लिपिंग ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर। कह रहा है कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें, फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की जो कतरनें होती हैं ना, उसको जमा करें, है ना।
A group of 5 students could pool their clipping together and do the following. यानी कि जो 5 छात्रों का एक समूह साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्लासीफाई दिस कॉन्फ्लिक्ट बाय देयर लोकेशन, योर स्टेट, इंडिया, आउटसाइड इंडिया। यानी कि जो सारे झगड़ों हैं उनके स्थान, यानी कि अपने प्रदेश में, देश से बाहर, उसके हिसाब से इसको अलग अलग कर लें, ठीक है। फाइंड आउट द कॉज ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। यानी कि इस टकराव के जो कारण हैं उसको जानने की कोशिश करें। इनमें से कितने जो डिस्प्यूट है, विवाद है, जो सत्ता के बंटवारे को लेकर है। यानी कि आप इसमें से सर्च करें कि ये जो झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और कितने ऐसे झगड़े हैं जो सत्ता की साझेदारी के लिए हो रहे हैं, सत्ता की साझेदारी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व बाय वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। इनमें से किस किस जो कॉन्फ्लिक्ट, विवाद है, उसको सत्ता की साझेदारी करके सुलझाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको होमवर्क दिया गया, ठीक है, कि कोई भी अखबार पूरे हफ्ते पढ़िए और उसमें लड़ाइयों के जो खबरें उसको कतरन करके निकालिए। 5 छात्र जो है एक समूह के साथ ये काम करें, और फिर दोनों समूह जो है अपनी कतरन साथ मिलकर किस तरह अरेंज करें कि सारे झगड़ों को उनके स्थान, प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से अलग अलग रख दें, और इसके जो टकराव है उसको, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जानने की कोशिश करें क्यों है, और इनमें से कितने ऐसे हैं जो सत्ता साझेदारी के लिए की वजह से विवाद में हैं, ठीक है। और इनमें से कौन कौन सा ऐसा विवाद है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो मतलब पावर शेयरिंग के करके सुलझाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। What do we learn from these two stories of Belgium and श्रीलंका। अब ये क्या कह रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन दोनों कहानियों से हमने क्या शिक्षा मिलती है कि नहीं। एक तरफ जो है मेजोरिटी पावर दिखाया गया, मेजोरिटेरियन दिखाया गया, और एक यहाँ पे दिखाया गया पावर शेयरिंग किया गया। तो हमने इससे क्या शिक्षा मिलती है। बोथ आर डेमोक्रेसीज, कि दोनों क्या है, लोकतंत्र हैं। दोनों जो वो होता है ना, मतलब चुनाव वगैरह होते हैं तभी सत्ता चुना जाता है। बोथ आर डेमोक्रेसीज, येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। यानी कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक तो हैं, लेकिन सत्ता के जो साझेदारी है का जो सवाल है, उन्होंने अलग अलग ढंग से इसको निपटाने की कोशिश किया ना, अलग अलग ढंग से। इन बेल्जियम the leader have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions। यानी कि जो बेल्जियम के नेता हैं उनको क्या लगा कि जो अलग अलग कम्युनिटी है, समुदाय है, उनके जो रीजन है यानी क्षेत्र हैं, और उनकी जो फीलिंग है यानी कि जो उनकी भावनाएं हैं, उनका जो है रिस्पेक्ट यानी आदर करने पर ही देश की जो एकता है यानी कि एक यूनिटी है वो पॉसिबल है, संभव है ना, है कि नहीं। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन मैच्योरली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। यानी कि इसी एहसास की वजह से दोनों जो पार्टी थे, दोनों जो पक्ष थे, जो पावर शेयरिंग में सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए थे, है कि नहीं, इसी समझदारी की वजह से। श्रीलंका शो अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका क्या करता है, श्रीलंका ठीक इसके उल्टा अपनाता है। इट शो अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि इसने क्या किया, एकदम इससे उल्टा अपनाया, और इससे यह पता चलता है कि अगर कोई मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यकवाद समुदाय दूसरों पर अपना जो डोमिनेंस कायम करेंगे, प्रभुत्व कायम करने और पावर यानी सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता यानी जो यूनिटी है वो खतरे में पड़ सकती है कि नहीं। तो पड़ी भी ना। श्रीलंका हमने एकदम सिंपल से, हमने यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है श्रीलंका और बेल्जियम दोनों का। वहाँ पे पावर शेयरिंग कर दिया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। सबको लगेगा ना यार कि अपना है,
किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप कोई काम करता है तो अगर उसको सैलरी मिल रहा है दूसरे मुकाबले कम मिले, उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो वो उस इंस्टीट्यूशन को अपना अब नहीं समझेगा। बस वो भले ही कर रहा है, गुस्सा लग, या तो उसको छोड़ देगा या तो फिर झगड़ा करेगा। तो किसी को भी सेटिस्फाइड करने का ये तरीका है कि उसको उस चीज़ में पावर शेयरिंग के थ्रू उसको भी इस एहसास दिला दिया जाए कि हमारे यहाँ जो पावर है, जो देश है, जो कोई भी चीज़ है, उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक है, जब ये फीलिंग किसी भी देश के नागरिक, किसी भी कम्युनिटी का होगा, किसी भी लैंग्वेज का होगा, किसी भी रिलीजन का होगा, किसी भी रीजन का होगा, तो अगर उसको फीलिंग ये आएगी नहीं कि हाँ मैं कोई क्या बेगानापन लग रहा है, कोई अजीब सा फीलिंग आ रहा है, तो कभी भी देश में, किसी भी देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बेल्जियम के नेता बहुत ही दिमागदार, अक्लमंद थे। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी किया। देखिए, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता है तो हमको ये देखना है कि जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रही है उसकी नीयत क्या है। अगरचे वो जो करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बदलाव करने का नीयत क्या है? क्या उससे वह लोगों के भले के लिए बदलाव कर रही है, या उस बदलाव करके एक को भला करके दूसरे को उसका बुराई, उससे मतलब उसका नुकसान होगा और दोनों में नफ़रत फैलेगा। अगर नफ़रत फैलेगा तो समझ जाओ कि आपके देश में वो नेता जो है आग लगाना चाहता है। अगर किसी संविधान में इस तरह बदलाव किया जा रहा है कि इनको भी सेटिस्फेक्शन मिले, इनको भी सेटिस्फेक्शन मिले, दोनों मिल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो नेता, उनकी सोच जो है अच्छी है। और बेल्जियम के नेताओं की सोच अच्छी थी। इन्होंने बदलाव किए 1970 से लेकर 93 के बीच में 4 बार अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि लोग जो हैं इस देश में पावर को शेयरिंग कर लेंगे और सबको अपना देश लगे बेल्जियम। लेकिन श्रीलंका में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। उन्होंने क्या किया, सिंहाला लैंग्वेज को, बुद्धिस्ट धर्म को आगे बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया। सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और सिंहाला बोलने वाले लोगों को ज़्यादातर नौकरियों में, एजुकेशन में प्रेफर करने लगे। ठीक है, तो इससे जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हो गया। और जो कि सिविल वॉर ख़त्म क्या हुआ 2009 में, जबकि वहाँ की श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति और एजुकेशन वहाँ पे जो बहुत अच्छा था हमारे आसपास के देशों में, लेकिन सिविल वॉर की वजह से वो सब चौपट हो गया। तो इसके यहाँ तक हमने